हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं, सबको मैप मैप में हम लोग देखते हैं, समझते हैं और सरल तरीका में है दोस्तों याद होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह सीरीज चल रहा है। अभी यह लगभग बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं, जिसमें आपको पर्वत, पहाड़, नदी अभी चल रहा है, झरना हो गया है, झील हो गया है और बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं। बेसिक भारत का बेसिक जानकारी जो होता है वह भी हम लोग देख लिए हैं। तो जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं इस वीडियो को, वो जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हमारा इंडियन ज्योग्राफी का आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप। दोस्तों, हम लोग मैप के सहारे प्रत्येक चैप्टर को देख रहे हैं और आगे भी हमेशा जो भी चैप्टर आएगा आगे सबको मैप पे देखेंगे। तो दोस्तों, उसी के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर 2 दिन से चल रहा है, नदी। भारत में नदी तंत्र, जो भी प्रमुख नदी तंत्र है उसको हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि नदी बहुत बड़ा चैप्टर है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जितना VPI लगा लीजिए उतना ही कम है इसके लिए। क्योंकि यहाँ से इस नदी चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो भी लोग अगर नदी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, वो आप देख लीजिए जा करके। हमने अभी गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र ब्रह्म आज हम लोग गंगा नदी तंत्र बता दिए हैं। सिंधु नदी तंत्र हमने कल बताया और आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, कैसे इसमें दर्शाया गया है और बहुत एकदम आसान, जो बोलते हैं ना, आसान सरल तरीका में हम लोग याद करते जाएंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़े थे और एकदम इजी वे में गंगा नदी तंत्र को मैप पे देख करके और फिर ऐसे भी एक बार रिकॉल करने के लिए बहुत ही अच्छा तरह से ढंग से इसको इस बुक में जो है दोस्त समझाया गया है। देख लीजिए गंगा नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, किधर किधर यह बहती है, सबको जो है दोस्तों इसमें दर्शाया गया है। तो हम लोग इसी के अंतर्गत जो है देख रहे हैं। गंगा नदी तंत्र को देख लिए, फिर गंगा नदी तंत्र को ऐसे समझा दिया गया है जिसमें आप लोग को पता होगा कि विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग कहाँ पे मिलता है, सब का जगह का नाम जो है दोस्त दे दिया गया। हम लोग रटते हैं और यहाँ पे जो है मैप के सहारे समझाया गया है। तो दोस्तों, उसी के अंतर्गत हम लोग देख लिए हैं, गंगा नदी को देखे हैं, कल सिंधु नदी तंत्र को देख लिए हैं और आज जो है दोस्त हम लोग का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे और उसके बाद कल यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 20 से 25 मिनट, 30 मिनट के अंदर में एक नदी तंत्र को समाप्त कर दें। यह देखिए यह जो है दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपको जितना इंपॉर्टेंट गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, उतना ही नदी अगर दक्षिण भारत में आप जाए तो आपको देखने को मिल जाएगा। ताप्ती, नर्मदा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी के बारे में कभी पूछ लिया जाता है। मेन रूप से यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा दोस्तों और कृष्णा नदी हो जाएगा, फिर से कावेरी नदी। मेन रूप से दक्षिण भारत के नदियां के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे सब पे है दोस्तों स्वर्ण रेखा, महानदी। सब नदी पे कुछ न कुछ बांध है, कभी झरना है, यहाँ से हमेशा पूछ लिया जाता है। मांडवी नदी, जुआरी नदी, जो कि शरावती नदी, फिर से मतलब जितना इंपॉर्टेंट इसमें है ना, सब का सब दोस्तों VVI है, इसमें किसी को भी इग्नोर करने लायक नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का चैप्टर हमारा है, इसको कल देखेंगे। चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग टाइम भी नहीं है इसीलिए। तो हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। कल की वीडियो में हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी को हमने देखे हैं कि कैसे कैसे किस नदी से कौन सा नदी मिलती है। तो कल का वीडियो में हम लोग यही देखे हैं, आप लोग को भी दिखा दें कि देखिए यहाँ पे यह सिंधु नदी तंत्र और कैसे कैसे किसमें कौन जाकर के मिल रही है। यहाँ से निकली झेलम नदी, फिर चिनाब नदी कहाँ से उद्गम स्थल है, रावी नदी जाकर के यहाँ चिनाब में मिल जाती है, ब्यास नदी सतलज में मिलती है, यहाँ से सतलज नदी निकल। तो कल के वीडियो जो भी लोग नहीं देखे हैं वह जाकर के देख लें। बहुत बारीकी से, बहुत एकदम आसान सरल तरीका में जो है समझाया गया है। तो आइए हम आपसे आज बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। दोस्तों, उद्गम स्थल की हमने बात करें, अगर ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की आपसे कोई बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए कैलाश पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे एक कैलाश पर्वत श्रेणी है और उसी में एक ग्लेशियर है, चोमांग युंगदुंग। चोमांग युंग दोस्तों यह तिब्बत का एरिया है तो आपको नाम ऐसा ही मिलेगा, चोमा युंगदुंग जो है ग्लेशियर है और यहीं से है। और इसी के पास एक झील भी है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है दोस्तों और कैलाश पर्वत में एक ग्लेशियर चोमांग युंगदुंग। और यहाँ पे अंशी अंशी भी बोलते हैं इसको, आंशी ग्लेशियर भी बोलते हैं, एक आंशी ग्लेशियर भी है। इसी के स्थान से दोस्तों यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? तो अगर पर्वत श्रेणी आपके ऑप्शन के अनुसार पूछे तो कैलाश पर्वत हम लोग आंसर देंगे। अगर झील की बात करें आपसे, किस झील से निकलती है, किस झील के पास से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास से है जो निकलती है। अगर ग्लेशियर की बात करें आपसे तो आप चुमांगयुंगदुंग को पहले याद रखिए और एक आंग्सी ग्लेशियर को भी ध्यान रखिए। तो हम लोग यहीं से उद्गम से ही दोस्तों देखें कि डिफरेंट जो है पॉइंट बनता है। कैलाश पर्वत श्रेणी की बात करें तो कैलाश पर्वत श्रेणी, झील की बात करें तो मानसरोवर झील, फिर अगर ग्लेशियर की बात करें दोस्तों, चुमांगयुंगदुंग ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है, उद्गम होता है। और हम जब देखते हैं दोस्तों, यह उद्गम के साथ साथ जब यह तिब्बत से निकलती है तो हम क्या देखेंगे इसमें, इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए आपको सांगपो मिलेगा। तो दोस्तों यह जो है ना, यह नदी का नाम है सांगपो। तो तिब्बत, यह तिब्बत का एरिया है दोस्तों। आपको बता दें कि यह तिब्बत का एरिया है और तिब्बत में जब निकलती है यह, तो इसका जो है पहले नाम क्या रहता है, इसका नाम से भी, यह नदी एक ही है दोस्तों लेकिन अलग अलग जगहों पे इसका नाम जो है बदल जाता है और अलग अलग नाम से जो है इसको जानते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इसको जब निकलती है तो एयरलुंग, एयरलुंग सॉरी आपको बता दें, एयरलुंग, एयरलुंग जांगपो, यह तिब्बत, जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि तिब्बत का क्षेत्र है तो नाम भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, एयरलुंग जांगपो, एयरलुंग जांगपो। तो दोस्तों यह एयरलुंग जब निकलती है तो इसका जो है नाम एयरलुंग जांगपो के नाम रहता है ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में। और आगे जब बढ़ती है तो इसी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम हो जाता है वह सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे यह निकल रही है, और दोस्तों हमने बताया हूँ कि अगर किसी भी नदी का बाएं और दाएं अगर आपको डिसाइड करना हो तो सीधे आप नदी की दिशा में, जिस तरह नदी बह रही है उसी दिशा में अपने आप को फेस रखिए और आपको खुद ब खुद डिसाइड हो जाएगा कि किधर दायां है और किधर बाएं। तो दोस्तों यह नदी जो है हम लोग देख रहे हैं कि यह पूरब की तरफ बढ़ रही है, पूरब की तरफ। तो हम लोग अगर ऐसे फेस रखे पूरब की तरफ तो यह जो है मेरा, यह बायां हो जाएगा और यह नीचे वाला जो है दायां हो जाएगा। यानी कि यूं कहिए कि उत्तर में बायां और दक्षिण में जो है दायां हो जाएगा। तो यह नदी ऐसे ऐसे निकलती है दोस्तों। और यहाँ ऐसे एक आपको यह पता चल रहा होगा कि यह, अगर आपको देखिए, इसको पलट के देखिए आप तो यू आकार का यह जो है आकार ले लेती है। तो दोस्तों इसका आकार यहाँ पे कैसा हो जाता है, तो यू आकार यहाँ पे हो जाता है। और यह जगह कौन सा है, तो यह जगह जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। और अरुणाचल प्रदेश में यहीं पे एक आपको नमचा बरुआ पर्वत देखने को मिलता है। हमने आपको पर्वत पहाड़ी में बताया हूँ कि यहाँ पे आपको नमचा बरुआ देख लीजिए, नमचा बरुआ, नमचा बरुआ की बात करें तो आपको नमचा बरुआ, यहीं पे यह पहाड़ी एक है नमचा बरुआ, और इसी पहाड़ी से दोस्तों यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी और जाकर के अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है। जब अरुणाचल प्रदेश में मिलती है दोस्तों तो इसका जो है नाम, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो हो जाता है क्या, तो दिहांग। अगर यहाँ पे आप बात करें नमचा बरुआ पर्वत से जैसे ही यह एंट्री करती है यू आकार में, एकदम ऐसे आती है, आप लोग देख रहे हैं, और ऐसे घूम जा रही है। तो इसका जो है यहाँ पे नाम दिहांग, आपको दिहांग, यहाँ पे देखिए दिहांग आपको पता होना चाहिए। आप लोग थोड़ा लिखने में यहाँ दिक्कत होता है हमको, क्योंकि स्क्रीन ऐसे पूरा खड़ा है और इस पे हम ऐसे लिखते हैं तो कठिनाई होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, बस आप जानकारी लीजिए। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जब यू आकार का टर्न लेता है तो यहाँ पे जब एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो यहाँ पे इसका नाम जो है दिहांग हो जाता है। फिर जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते जाते हैं, और जब अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे माजुली द्वीप है, तो यह एरिया जो है असम का आ जाता है। जब असम में एंट्री करती है तब इस नदी का नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों जब असम में एंट्री करती है ना तब इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी से जो मानसरोवर झील है, चोमायुंगदुंग ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम होता है। तब जांगपो, यारलुंग जांगपो नाम से उद्गम होता है और तिब्बत में इसका आगे जाकर के सांगपो नाम जो है आता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में यह एंट्री करती है नमचा बरुआ पर्वत से, तब आपको यह भी क्वेश्चन पूछा गया है किस पर्वत श्रेणी को यह काट करके बहती है, तो नमचा बरुआ पर्वत से यह टर्न लेती है, तब जाकर के इसका नाम दिहांग हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और जब अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाकर के इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं असम के एरिया से, और उसी ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो एक घाटी आती है पासी घाटी। दोस्तों यही पासी घाटी में
विश्व की सबसे बड़ी द्वीप नदी द्वीप की बात करें आपसे, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात करें तो यह माजुली द्वीप, यही पासी घाटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश सॉरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा माजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप अगर आपसे पूछे तो माजुली नदी द्वीप कहाँ पे है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है इस द्वीप का निर्माण किया जाता है। और एक और द्वीप की हम बात करें आपसे तो यहीं पे सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद। उमानंद जो है दोस्त सबसे छोटी नदी द्वीप की बात करें तो उमानंद नदी द्वीप यही इसी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया जाता है। तो हम लोग आगे देखें और आगे हम अभी और देखेंगे जैसे जैसे यह आगे बढ़ते जाती है और यहाँ पे देखिए असम के क्षेत्र से बढ़ते जाती है और यहाँ पे अब देखिए अब जब असम के क्षेत्र से यह निकलती है धुबरी, यह असम का एरिया है और असम का जैसे ही छोड़ती है तो यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना दोस्तों तो इसका नाम और बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका नाम बांग्लादेश में जमुना पड़ जाता है, यह बांग्लादेश का एरिया है तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में अब जो है यमुना पड़ जाता है। फिर जैसे ही यह नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे आपको एक नदी दिख रहा होगा बराक नदी। बराक नदी का जो है उद्गम स्थल आपको नागालैंड की पहाड़ियों से मिलता है। नागालैंड की पहाड़ियों से यह निकलते हैं और मणिपुर होते हुए यह आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है और इसको उस क्षेत्र में सुरमा नदी के नाम से भी बराक नदी को हम लोग सुरबा नदी में के नाम से भी जानते हैं। सुरमा नदी बांग्लादेश में दोस्तों इसको जो है सुरमा नदी के नाम से जानते हैं। पहले यह नागालैंड की पहाड़ी से निकलती है, मणिपुर होते हुए यह जब आती है बांग्लादेश में तब इसको बराक नदी को सुरमा नदी के नाम से जानते हैं। और जब यही सुरमा नदी यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और छोटी नदी है जो इसका मिलन यहाँ पे होता है भैरव, और यही सुरमा नदी जो है यह बराक नदी आकर के यहाँ पे फिर से मिलती है जमुना नदी में और इधर से आपको देख लीजिए तो यह गंगा नदी आ रही है। तो गंगा नदी का हम लोग कल पढ़े हैं, परसों की वीडियो में हमने पढ़े हैं कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जो है दोस्त पद्मा बन जाता है। तो यहाँ समझने की चीज है दोस्तों कैसे कैसे नाम चेंज होता है, आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग देखें कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है और गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जो है यह पद्मा पड़ जाता है। तो अब देखिए कि यह पद्मा इधर से आकर के मिल गई और इधर से आकर के जमुना मिल गई, तो जमुना और गंगा यह मिल गई और आगे बढ़ती है तब जाकर के ऊपर से एक सुरमा नदी या बराक नदी आकर के यहाँ पे मिलती है चांदपुर नामक जगह पे, तब जाकर के इस पद्मा और मेघना तब जाकर के दोस्तों इसका नाम जो है मेघना पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे गंगा जमुना जब मिल जाती है तो संयुक्त धारा को इसको मेघना नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक और नाम यहाँ पे चेंज हो गया, तो चांदपुर नामक जगह पे कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। और यही पद्मा और मेघना नदी जो है यहाँ पे देखिए आप पद्मा नदी इधर से गंगा नदी हो गया और इधर से मेघना नदी की बात करें तो मेघना नदी यहाँ से आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे भैरव और बराक नदी यह दोनों का मिलन जो होता है मेघना नदी, और मेघना नदी यही जाकर के यहाँ पे मिल जाती है तब इसका नाम जो है मेघना नदी पड़ जाता है। तो हमने दोस्तों देखे कि कैसे कैसे जमुना इसका ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहाँ कहाँ पे चेंज होता है। जैसे आपको बता दें कि जब निकलती है तो यारलुंग जांगपो कहलाती है, फिर तिब्बत में ही सांगपो नदी के नाम से जानते हैं और आगे जब बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरुआ पर्वत से जब यू टर्न लेती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है और आगे जब बढ़ते हैं असम के एरिया में तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और फिर जैसे ही आगे फिर बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बाद या असम के बाद बांग्लादेश में जब एंट्री करती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है और फिर से जब जमुना पद्मा से मिलती है और फिर तो संयुक्त धारा के रूप में और फिर एक बराक नदी आकर के मेघना नदी के रूप में चेंज होकर के जब मिलती है इसमें तो इसका नाम जो है मेघना नदी पड़ जाता है। और दोस्तों यह जाकर के अंततः यह बंगाल की खाड़ी में अंततः यह मिल जाती है, तब जाकर के इसके संयुक्त यहाँ पे बहुत विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण जो कि हम लोग जानते हैं सुंदरबन की डेल्टा के रूप में, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण सुंदरबन की डेल्टा के रूप में यह निर्माण करती है, यही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जाए। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे कैसे इसका नाम चेंज कहाँ कहाँ पे होता है, तो हम लोग को बारीकी से ध्यान रखना होगा क्योंकि हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पूछता है। तो मेघना को यहाँ पे देख लीजिए जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है इस पॉइंट को जो भी हमने अभी बताया, केवल उद्गम कहाँ से होता है, कैसे कैसे उसका डायरेक्शन है नदी का, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। दोस्तों हमने अभी डायरेक्शन बताया हूँ आपको, तो डायरेक्शन के रूप में आप देखेंगे तो इधर से तो ऐसे आ रही है नदी और ऐसे टर्न लेकर के फिर इधर ऐसे आ जा रही है। तो तिब्बत की बात करें तो यह पूरब की ओर बह रही है,
लेकिन फिर यहाँ पे टर्न लेकर के पश्चिम की ओर और फिर लास्ट में दोस्तों यह दक्षिण की ओर चली जाती है। तो ऐसे डायरेक्शन हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपसे यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूछा जाए तो बदल जाएगा, और फिर यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए दाएं बाएं या उत्तर दक्षिण तो इसका नाम जो है चेंज हो जाएगा। हमने बताया हूँ कि जैसे नदी का डायरेक्शन होता है, अपने अपने फेस को उसी डायरेक्शन में रख करके दायां और बाएं लेफ्ट राइट को पहचान सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों इससे। अभी तक तो जो भी हमने पॉइंट बताया वो केवल डायरेक्शन बताया और कहाँ से निकलती है, क्या क्या नाम होता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा महत्वपूर्ण है। अब आगे हम बात करें आपसे तो सहायक नदी। दोस्तों सहायक नदी हमेशा पूछा जाता है, हमेशा हर एग्जाम में सहायक नदी के रूप में। अगर सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना चाहिए तो लगभग जो भी हम जैसे गंगा नदी बताया, सिंधु नदी बताया, इधर ब्रह्मपुत्र नदी, 3 नदी का इधर सहायक नदी हमेशा पूछा जाता है। एक यमुना नदी का भी पूछ लिया जाता है। और दक्षिण भारत की बात करें हम लोग तो दक्षिण भारत में दोस्तों गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, यह 3 मतलब 6-7 नदी ऐसा है जिसका हमेशा सहायक नदी पूछा जाता है। तो आप लोग इस पे फोकस करिएगा। बिहार दरोगा में हमेशा साउथ का जो सहायक नदी है कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, इससे हमेशा एक क्वेश्चन सहायक नदी के रूप में पूछा गया है। हमेशा हर जब भी एग्जाम हुआ है आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे सहायक नदी को, और इजी वे में बस माइंड में सेट कर लेंगे। फिगर देखने के साथ दोस्तों बहुत जल्दी याद हो जाता है। आप लोग कभी आंख बंद करके यहाँ पे समझ लीजिए, और फिर आंख बंद करके कभी सोचिएगा ना तो आपको फिगर यह माइंड में चलता हुआ याद आएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे जा रही है नदी, ऐसे आकर के यू टर्न लेती है, फिर ऐसे। तो आप ऐसे फील करके पढ़िए तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। अब आगे हम लोग बढ़े तो तिब्बत के एरिया में एक नदी जो है देख लीजिए यहाँ पे उत्तर की तरफ से आकर के मिल रही है, नयांग क्यू। तो नयांग क्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए नयांग क्यू। उसके बाद पारलुंग सांगपो, पारलुंग सांगपो नदी एक आकर के यहाँ पे नमचा बरुआ के पास, नमचा बरुआ पर्वत जो है उसके पास आकर के पारलुंग सांगपो नदी आकर के मिल जाती है। फिर आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों ऐसे ऐसे बढ़ते हैं तब देखिए यहाँ पे यह मेन रूप से पासी घाटी जो हमने देखा, पासी घाटी, इसको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। दिहांग नदी, दोस्तों दिहांग नदी एक छोटी नदी भी है, और जैसा कि हमने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम भी दिहांग पड़ जाता है। तो दिहांग नदी को याद रखेंगे, सियांग है यहाँ पे, इसका सियांग या दिहांग भी तिब्बत का सॉरी इधर का एरिया है दोस्तों, तो नाम ऐसा ही रहेगा, सियांग नदी या दिहांग नदी के रूप में इसका याद रखेंगे। और एक दिबांग जो हमेशा पूछा जाता है इसका सहायक नदी के रूप में, दिबांग नदी, दिबांग, दिहांग, यह सब जो है किधर के, अगर आपसे लेफ्ट राइट पूछ लिया जाए तो अगर यहाँ से लेफ्ट राइट पूछा जाए तो दिबांग और दिहांग, दिहांग के बारे में तो आप क्या आंसर देंगे दोस्तों? तो दायां की तरफ से दिहांग आ रही है और बायां की तरफ से जो है दिबांग आ रही है। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और यहाँ से देखिए तो लोहित नदी है, हमेशा नाम सुनते होंगे आप लोग, लेकिन किधर नदी है वो नहीं पता था। तो आज देख लीजिए कि लोहित नदी यहाँ पे है, और यह भी जो है बायां की तरफ से आकर के इस नदी में मिल रही है। लोहित नदी है, यहाँ पे दिहांग नदी पर है, और एक बूढ़ी दिहांग भी है। जैसे कि हम लोग गंगा नदी में गंडक पढ़ते हैं और एक बूढ़ी गंडक पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ से है दोस्तों, एक दिहांग है और बूढ़ी दिहांग है। फिर से आप देखिए यहाँ पे एक पासी घाटी को देख लिए, तो यहाँ से हम लोग को क्या याद रखना है? दिबांग, दिहांग, लोहित और बूढ़ी लोहित, दिहांग। तो यहाँ से 3 नदी में मेन रूप से दोस्तों दिहांग, दिबांग और लोहित को याद रखना है। सियांग को भी ध्यान में रखिए। फिर जैसे ही यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया कि यह माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक नदी आ रही है और यहाँ पे मिल जा रही है। दोस्तों यह छोटा नदी का उद्गम स्थल आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बस आप सहायक नदी के रूप में इसको याद रखिए, सुबनसिरी। हमेशा यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सुबनसिरी। तो सुबनसिरी को ध्यान में रखिए, यह कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जा रही है, सुबनसिरी है। और नीचे से आइए तो धनसिरी। तो यह भी दोनों को, जैसे हम लोग यहाँ से दिहांग और दिबांग को याद रखें, उसी तरह अगर हम आपसे पूछे सुबनसिरी और धनसिरी में, तो दायां तरफ से जो है दोस्तों सुबनसिरी आकर के मिल रही है, और बायां तरफ से यहाँ पे धनसिरी आकर के मिल रही है। एक रंगा नदी को भी याद रखेंगे, तो यहाँ से हम लोग को इजी वे में याद हो गया है सुबनसिरी और धनसिरी। इधर से दिबांग और दिहान याद हो गया, और फिर से लोहित तो सबको लगभग याद ही रहता है। तो दोस्तों हम लोग इजी वे में यहाँ जैसे आपको बताऊं कि 3 और 2 5 नदियां हम लोग इजी वे में याद कर लिए हैं इसकी सहायक नदी के रूप में, जो हमेशा पूछा जाता है। आपसे कभी घाट भी पूछ लिया जाए तो पासी घाटी को ध्यान में रखना है। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों तो यह तेजपुर नामक एक जगह है, वहां पे आप जिया भरेली नदी है, जिया भरेली, वह आकर के मिलती है। उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़े दोस्तों तो देखिए यहाँ तेजपुर देख लिए, यहाँ पे नीचे से एक देखिए कपिली धारा, कपिली नदी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कपिली नदी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नदी ऐसे बह रही है तो यह बायां की तरफ से आकर के नदी में कपिली नदी मिल जाती है। और कपिली नदी
कहाँ पे, तो यह गुवाहाटी के आसपास का एरिया है। उसके बाद ऊपर से हम लोग बात करें तो पुथीमारी, पुथीमारी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान में रखिए, मानस नदी को हमेशा याद रखा जाता है चूंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और मानस नदी को दोस्तों याद रखा जाता है इसलिए भी कि मानस नदी को इसलिए भी याद रखा जाता है कि दोस्तों यह जो है ना गुवाहाटी के आसपास में आकर के मिलती है और सबसे अधिक गहरा गर्ज का निर्माण करती है। सबसे अधिक गहरा गर्ज की अगर आपसे पूछे, सबसे अधिक गहरा गर्ज की बारे, तो भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो यह जो है मानस नदी, मानस नदी आपसे पूछे तो यह भारत में सबसे गहरी गर्ज, सबसे गहरी गहरी गॉर्ज के बारे में आपसे पूछे तो भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण जो है यह मानस नदी के द्वारा किया जाता है, जो कि असम में यह नदी आकर के गुवाहाटी के आसपास में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। फिर जो है तिपकई, दोस्तों सब नदी को याद नहीं रखा जाता है, तिपकई है एक ऐसी ही, ध्यान में रखिए। उसके बाद हम लोग को याद करने के लिए सबसे आ रही है यहाँ पे संकोस नदी। संकोस नदी आकर के दोस्तों दाया की तरफ से, और धुबरी में, सदिया धुबरी का नाम हम लोग जानते होंगे, जो कि असम का एरिया है, और यहीं पे आकर के संकोस नदी जो है मिल जाती है। उसके बाद तीस्ता नदी के बारे में जानते ही होंगे, तीस्ता नदी भी आकर के यहाँ पे मिल जाती है, तीस्ता नदी। तो तो दोस्तों यह तीस्ता नदी की आपसे बात करें तो यह भी जो है एरिया, यह तिब्बत का एरिया है। और एक झील है दोस्तों नीलाम, नीलामू झील, नीलामू झील की बात करें आपसे तो यहाँ पे दोस्तों नीतामू, नीतामू झील है एक, आपको बता दो यह तिब्बत का एरिया है। और यह जो है दोस्तों नीतामू, नीतामू झील है, और नीतामू झील से ही इस नदी का जो है उद्गम स्थल है, तीस्ता नदी का। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल हम बताएं नीतामू, नीतामू झील के रूप में इसका उद्गम स्थल है। और यह तीस्ता नदी आकर के यहाँ पे बांग्लादेश में मिल जाती है। और तीस्ता नदी के बारे में एक और फैक्ट याद रखें दोस्तों, कि यही तीस्ता नदी के किनारे जो है दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी, हम लोग जानते होंगे अभी एक ट्रेन हादसा भी हुआ था, एक ट्रेन भी चलती है न्यू जलपाईगुड़ी तक। तो न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी की बात करें आपसे, एक मिनट, जलपाईगुड़ी की बात करें दोस्तों तो यह जलपाईगुड़ी शहर जो है यही तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों हमने सहायक नदी आपको बताया, और उसके बाद जो है यह तो बता दिया हूँ कि कैसे जमुना नदी में जाकर के इसका नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना पड़ जाता है बांग्लादेश में, और इधर से बराक नदी आकर के या मेघना नदी के रूप में यह आकर के मिलती है, तब जाकर के इसका नाम जो है मेघना पड़ जाता है। तो बराक नदी का भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा नदी कहा जाता है, और यह मणिपुर से होते हुए निकलती है, क्योंकि नागालैंड पहाड़ी से यह निकलती है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे बराक नदी को। अब हम लोग मेन फैक्ट के रूप में क्या ध्यान रखना है, किस किस नदी, नदी तो हम लोग सहायक नदी बहुत सारा देखें, लेकिन सबको याद नहीं रखा जाता है दोस्तों। मेन रूप से किसको किसको याद रखना है हमने बताया आपको। मेघना नदी याद रखिए, यहाँ से अगर बात करें आपसे तो मेघना नदी को सहायक नदी के रूप में, ये बराक नदी को याद रखा जाता है। बराक नदी याद रखिए, और बांग्लादेश में इसको सुरमा यक बोला जाता है। तीस्ता को तो दोस्तों याद ही रखिए, हमेशा पूछा गया है, तीस्ता संकोस, यहाँ से तीस्ता संकोस और बराक नदी यह मेन रूप से है। और यह मानस नदी को भी याद रखिए, तो तीस्ता संकोस मानस, तीस्ता संकोस मानस आप लोग अभी अभी याद कर लीजिए। यहाँ से चार नदी इधर, इधर के एरिया में दो पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। तो इधर के एरिया में जो नीचे वाला ब्रह्मपुत्र नदी का एरिया है, वहाँ पे सबसे पहले अगर आपको याद रखने की बात कहें हम, तो मानस नदी को याद रखिए, फिर संकोस नदी को याद रखिए, तीस्ता नदी याद रखिए, बराक नदी को याद रखिए। तो चार नदी हम लोग इधर नीचे के एरिया में याद रखेंगे। कौन कौन, तो तीस्ता संकोस मानस और बराक, तीस्ता संकोस मानस बराक, ऐसे याद रखिए, तीस्ता संकोस मानस बराक, तीस्ता संकोस मानक, दो चार बार बोलिएगा दोस्तों तो ध्यान में आ जाएगा। और हम लोग मैप से देखे हैं तो मैप को भी ध्यान में रखना है कि किधर से कौन नदी आकर के मिल रही है। आपसे कभी मान लीजिए क्वेश्चन को हार्ड बनाया जाए तो आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले आपको नदी में जो सहायक नदी है, तो इधर से आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में सहायक नदी जो मिलने वाली नदी या सहायक नदी पहले कौन मिल रही है, फिर आगे कौन मिल रही है। तो पहले अगर आपसे पूछा जाए तो मानस, इस नदी के बारे में बात करें तो मानस, संकोस, फिर तीस्ता। हम लोग ऐसे भी ध्यान रखेंगे सबसे लास्ट में तीस्ता मिल रही है, उसके बाद जो है संकोस नदी जो धुबरी में मिल रही है, फिर मानस को ध्यान रखेंगे। अब आगे जैसे ही हम लोग बढ़े तो आगे हम लोग बात करें दोस्तों किस किस को याद रखना है, तो यहाँ से हम लोग कपिली धारा को याद रखेंगे। कपिली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, कपिली की बात करें। अब उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है सुबनसिरी और धनसिरी। तो ऐसे भी हम लोग को याद रहेगा, अभी धनतेरस भी आ रहा है, तो धनसिरी और सुबनसिरी, धनसिरी सुबनसिरी दोनों समझिए कि यह बहनें हैं, सुबनसिरी और धनसिरी के रूप में इसको याद रखिए। कपिली को भी याद रखिए, यह इनका सौतेली बहन है, ऐसे याद रखिए, मतलब एक ट्रिक के रूप में।
तो यहाँ से हम लोग देख लिए सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली। उसके बाद जो है हम लोग इधर देखेंगे दोस्तों दिहांग। जिस तरह से हम लोग सुबनसिरी याद किए और धनसिरी, उसी तरह दिहांग और दिबांग को याद रखेंगे। दिहांग, दिबांग और इसकी सौतेली बहन के रूप में दोस्तों लोहित को भी याद रखेंगे। लोहित और बूढ़ी बूढ़ी दिहांग, दिहांग याद है तो दोस्तों बूढ़ी दिहांग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हमने देखा सुबनसिरी और धनसिरी के रूप में और इसकी सौतेली बहन के रूप में दोस्तों कपिली को जिस तरह याद किए, उसी तरह दिबांग और दिहांग को याद करते हुए हम लोग लोहित को याद कर लिए। तो दोस्तों 3 नदी यहाँ से, 3 नदी यहाँ से हम लोग याद कर लिए और इधर से भी है दोस्तों 4 नदी याद कर ली। इजी वे में याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि याद होना चाहिए, याद हो ही गया होगा आप लोग को। और आपसे बात करें दोस्तों तो और कोई भी सहायक नदी इंपॉर्टेंट की दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी हमने अभी बताया 7-8 नदियां उसको पहले याद रखा जाता है। जैसे सांगपो तो नाम है, याद ही होना चाहिए। उसके बाद दिहांग, दिबांग, उसके बाद है लोहित, यह 3 नदियां के रूप में हमने बताया। फिर से सुबनसिरी और धनसिरी, जिस तरह कपिली को बताया मैंने, उस तरह 3 और 3 6 नदी हमने बताया। एक गंगा नदी को भी ध्यान रखिए और इधर से है दोस्तों तीस्ता, संकोश और मानस को ध्यान रखिए और नीचे में एक है दोस्तों बराक नदी, नीचे में एक है बराक नदी, इसको भी है याद रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना नदी आपको इजी वे में याद हो गया होगा। और किधर से आकर के कौन मिल रही है आपसे कभी पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन को हार्ड बनाया जाएगा, तो यह इजी वे में आप बता सकते हैं कि किधर से कौन सी नदी अगर माइंड में आपके मैप है तो आप बता सकते हैं। दोस्तों इतना दूर बहने के बाद यह नदी, इतना दूर बहने के बाद यह जो है 2900 टोटल किलो, इन 2900 किलोमीटर यह नदियां अपना दूरी तय करती है। जिसमें अगर भारत की हम बात करें, अगर भारत की आपसे बात करें दोस्तों, तो यह जो है भारत की, अगर भारत की दोस्तों आपसे बात करें तो 916 टोटल दूरी हमने देखा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के। तो टोटल नदी है दोस्तों 2900 और 2900 में जो है भारत की हम बात करें 2900 में तो 916 किलोमीटर जाकर के यह भारत में बहती है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है यह फैक्ट के रूप में। और हम दोस्तों एक और नदी को हम देखेंगे जो कि आपको बता दूं कि वो थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिंगित नदी, रिंगित नदी यह फैक्ट के रूप में दिया गया है। रिंगित नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। यह जो हमने ऊपर में पढ़ा दोस्तों, वह जैसे यह तीस्ता नदी को जिस तरह हमने पढ़ा, तो यही तीस्ता नदी के सहायक नदी के रूप में हम लोग को जो है रिंगित नदी को दोस्तों याद रखना है। रिंगित नदी की हम लोग बात करें, जैसे देखिए रंगित या रिंगित, कहीं कहीं आपको रंगित मिलेगा, कहीं कहीं रिंगित मिलेगा, तो आप लोग मैनेज करिएगा, ध्यान देखिए जैसा आपसे भावना को समझना है। रंगित, तो यह रंगित नदी जो है तीस्ता नदी की सहायक नदी है और इस नदी को दोस्तों सिक्किम, यह जो है सिक्किम में मेन रूप से रिंगित नदी बहती है, तो इसको सिक्किम का जीवन रेखा भी बोला जाता है। रिंगित नदी को दोस्तों सिक्किम का जीवन रेखा जो है बोला जाता है। तो दोस्तों हम लोग ध्यान में रखना है, हम लोग को ध्यान में रखना है इस नदी के बारे में। हम लोग उम्मीद करते हैं अब इजी वे में आपको सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कैसे कैसे बहती है, कहाँ कहाँ पे इसका नाम चेंज होता है, सब इजी वे में आपको याद हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह याद हो ही गया होगा आपको दोस्तों। और ये भी हम आपसे उम्मीद करें कि यह वीडियो पसंद आया होगा और इजी वे में याद हो गया होगा सब कुछ। अभी अभी अगर याद नहीं हुआ हो दोस्तों तो यह पीडीएफ हम टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, मैप को अच्छे से समझ लीजिएगा। इजी वे ये सब जो लिखा हुआ है, जो हम बताए हैं वही सब आपको लिखा हुआ है। इजी वे में हम सरल तरीका से याद करने के पर्पज से हम जो है आपको बता दिया हूँ। तो कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे द्वीपीय भारत की नदियां और उसमें बहुत मजा आने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो हम लोग देखेंगे, इसको कंटिन्यू करें और कल जो है यह सीरीज नदी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। जो भी लोग अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे टेलीग्राम पे क्विज सीरीज, डेली टारगेट होमवर्क सीरीज चलाया जाता है। प्रत्येक दिन आपको चैप्टर वाइज, पेज वाइज होमवर्क दिया जाता है और रात में 9 बजे से, रात में 9 PM से है दोस्तों टेस्ट लिया जाता है और बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं, आप लोग जुड़िए और इसका फायदा उठाइए। बहुत ही एकदम क्वेश्चन जो दिया जाता है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन दिया जाता है। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। आप लोग 2-4 दिन जुड़ के भी देख भी सकते हैं कि कैसा वहाँ क्वेश्चन करवाया जाता है। कोई उजुल फुजुल क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है, आपको एग्जाम के बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाया जाता है। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल है आवर स्टडी नोट, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी मार सकते हैं आवर स्टडी नोट, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो जुड़िए जो भी लोग नहीं जुड़े हैं और एग्जाम में अपनी तैयारी को दोस्तों बूस्टअप करिए और एग्जाम में इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।